उत्तर प्रदेश में 3,000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने तो इस हार के कारणों के प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश पर जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी कि कई लोगों के मुंह के ताले खुल गए। इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनावों में हार के कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम में बदल गई। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा दिए। बैठक में बढ़ती बगावती बयानबाजी के चलते योगी सरकार में मंत्री धन राजभर को विधायकों को नसीहत तक देनी पड़ गई। उत्तर प्रदेश में 3,000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने तो हार के कारणों में प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश पर जोर दिया। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल घूम रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। इस बात को हम कह करके चलते हैं। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे, ये संविधान के रक्षक बन गए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? ये संविधान के रक्षक है क्या? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अभी इनको बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया। इनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कही, पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी कि कई लोगों के मुंह के ताले खुल गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही, लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ
जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनावों में हार के कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम में बदल गई। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बैठक में बढ़ती बगावती बयानबाजी के चलते योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को विधायकों को नसीहत तक देनी पड़ गई। उन्होंने कहा, यह अनुशासनहीनता है, पार्टी ने सभी को मंच दिया है, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। जाहिर है कि ऐसे माहौल का मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्या बीजेपी कल्याण सिंह पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है? माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है, और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलनी स्वाभाविक थी। माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी। मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलनी स्वाभाविक थी। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था, और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थीं कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया था। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान का सामना भी करना पड़ा। यह मुद्दा तूल पकड़ लिया। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता से पुलिस की टक्कर हो गई, जिसके चलते डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने चेकिंग अभियान का भी सवाल खड़ा कर दिया। यह स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे थे। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक बोलता देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो उन्हें क्या गुरेज है। कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, एक और मंत्री संजय निषाद ने भी इसी तरह की बातें की हैं, जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाता है। कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि एक मंत्री संजय निषाद ने भी इसी तरह की बातें की हैं, जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाता है। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं है। निषाद पार्टी के संस्थापक और मुखिया संजय निषाद का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त पर आम बुलडोजर चलवाएंगे, घर गिराएंगे, तो मतदाता वोट करेगा क्या। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं है। निषाद पार्टी के संस्थापक और मुखिया संजय निषाद का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, घर गिराएंगे, तो मतदाता वोट करेगा क्या। निषाद प्रदेश की नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं और समाजवादी पार्टी के समय
भर्ती हुई पुलिसकर्मी और अधिकारी अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग का असल कारण है। यह लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़ी हो जाए। कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने भी लगे हाथ सरकार को आड़े हाथ ले लिया। पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देकर बड़ा निर्णय लेना चाहिए। मोती सिंह कहते हैं कि 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में जो भ्रष्टाचार है वह अकल्पनीय है। मोती सिंह आगे कहते हैं कि घर में एक बल्ब ज्यादा जला दो तो बिजली विभाग पुलिस बन जाता है, FIR लिखाने आ जाती है। उत्तर प्रदेश हमें ये कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को मजा लेने का पर्याप्त कारण मिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव कहते हैं कि असल वजह यह है कि दोनों डिप्टी CM अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दिल्ली से भी उन्हें यही संदेश मिल रहा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उन्हें सम्मान नहीं देती, काम नहीं करती। बीजेपी यूपी में अपने अंत के करीब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि इसकी आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यसमिति में अपने भाषण में बीजेपी की हार के कारणों की समीक्षा करते हुए अति आत्मविश्वास को निशाना बनाया, पर यह नहीं बताया कि यह आत्मविश्वास किसका है, किसके चलते प्रदेश में पार्टी की दुर्गत हुई। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब अपने अंदाज में दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ का ऐसा बोलने का आशय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ओवर कॉन्फिडेंस से है? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के उस बयान की ओर भी इशारा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की वजह बना था? JP नड्डा ने कहा था भाजपा पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। यही नहीं, आदित्यनाथ प्रदेश सरकार पर नौकरशाही के हावी होने पर भी पलटवार करते हैं। योगी कहते हैं, याद रखिए मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, त्योहार मनाने हैं तो नियम के तहत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। अब ये मनमानापन नहीं चल सकता। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है
किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। जब संगठन के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे तो उनका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर दिया कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाए झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि ये षड्यंत्र हुए ना हुए, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को मिलना चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शीर्ष नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार सामने आती रही। मामला तब और खराब हुआ जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने का आदेश दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे। सीएम योगी को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसे रखना चाहते हैं। नाराज केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के कई अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। केशव मौर्य की गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। इससे मुख्यमंत्री के अधीन वाले विभाग
एलडीए में करप्शन की बात सार्वजनिक हो गई। इसे योगी के एक्शन का मौर्य की ओर से जवाब माना गया। इसके बाद 2022 में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट ही हार गए। इस हार के पीछे भी कई कहानियां हैं, पर सीट हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग को पहले भी पार्टी ने कई बार सुलझाया है। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि दोनों लोग पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। केशव को भी समझना होगा कि योगी अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। उन्हें नजरअंदाज करने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 की शुरुआत करना, जो बीजेपी कतई नहीं